हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, वैश्वीकरण का मीनिंग तो मैं आपको बताती जा रही हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारत की अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है कि विश्व के अधिकांश भाग जो है तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो देश के बीच पारस्परिक जुड़ाव हो रहा है ना, अनेक इसके आयाम है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो। लेकिन इस अध्याय में जो है अत्यंत सीमित अर्थ में हम वैश्वीकरण की चर्चा करेंगे, यानी कि वैश्वीकरण को बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियों के विदेश व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देश के बीच एकीकरण के रूप में परिभाषित करेंगे। ठीक है, अच्छा, आप विगत अगर 30 वर्षों को देखिए, नज़र डालें, तो आप ये देखते हैं कि विश्व के दूर दूर भागों में जो है जोड़ने वाली वैश्वीकरण की ये जो प्रक्रिया है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा है। और अब जो है आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो किस प्रकार सहायक भूमिका निभा रही हैं। देखिए, वैश्वीकरण जो है ना एक प्रोसेस है। ठीक है, ये कोई घटना नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो कि चरणबद्ध तरीके से विश्व के समुदाय को यानी कि वैश्विक समुदाय को एकीकृत करने का प्रयास कर रही है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रक्रिया है, ये इतनी ही पुरानी है जितनी मानव सभ्यता। हालांकि अगर मैं बात करूँ कि ये जो है ना विश्व युद्ध के बाद जो है काल में हुई, जब विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके बाद हुई थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेरियाई सभ्यता, इस बीच भी जो है व्यापारिक संबंध था। ठीक है, आधुनिक भारत में भी जो है ये बहुत लोकप्रिय बनती जा रही है। अब आपको पता है कि 1991 में जो है औद्योगिक क्रांति हुई, इसके बाद जो है ग्लोबलाइजेशन का दौर और बढ़ता चला गया और भारत में आज जो है बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, ये हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों का जो है सकारात्मक प्रभाव होता है तो उनके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, लेकिन अभी हम जो है सकारात्मक प्रभाव को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो वैश्वीकरण है ना, वैश्वीकरण ने संस्कृति को भी काफ़ी गहरे रूप में प्रभावित किया है गाइस, ये आपको ध्यान देना होगा। अब इसके प्रभाव से देखिए, भारत में लोगों की वेशभूषा देखिए, वेस्टर्न कपड़ों का चलन आ गया है। चाउमीन, ये सब कहाँ के हैं? ये चीन से आया है, ये चाउमीन वगैरह, चिली चाउमीन, ये सब जो है खान पान, संगीत। ठीक है, वेस्टर्न जो लोग हैं गाना सुनना पसंद करते हैं लोग, अलग अलग प्रकार की फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, सारे लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये किसका दौर है? ये ग्लोबलाइजेशन का दौर ही तो है, और इसीलिए ना ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो वेशभूषा का संदर्भ है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है महिलाओं और पुरुषों के पहनावे को लेकर दिखता है। अब देखिए, महिलाएं जहाँ चुस्त कपड़े पहनने का प्रचलन बढ़ा है, वहीं पुरुषों को जो है कोट पैंट और टाई पहनने का प्रचलन बढ़ा है। ये कहाँ से आया है? ये भूमंडलीकरण के कारण ही आया है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सब टॉपिक पे जो है स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के विश्व में जो है उपभोक्ता के रूप में हम में से जो है कई सामने वस्तुएं और सेवाएं विस्तृत विकल्प हैं। ठीक है, तो भारत के शीर्षस्थ निर्माताओं ने जो है डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। अब देखिए, हमेशा ना भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पे केवल एम्बेसडर और फिएट की कारें चलती थी। अब आज देखिए, बलिनो, स्विट्जर, ठीक है, बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ, मुझे तो बहुत सारी गाड़ियों के नाम भी नहीं पता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। ठीक है, तो आज जो है ना भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें जो है खरीद रहे हैं, और अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी जो है इस प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर, ध्यान रखेंगे गाइस, कमीजों से लेकर टेलीविज़न और प्रसंस्कृत फलों के रस तक, संगीत से लेकर संस्कृति तक, संस्कृति से लेकर साहित्य तक, सब चीज़ में ग्लोबलाइजेशन का दौर चला है गाइस। यही हम आज देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे बाजारों में ना वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 2 दशक पहले भी थी स्थिति, मैं बात करूंगी उसकी, लेकिन 2 दशकों पहले जो है वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी आपको। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार जो है ना
पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। और हम जो है ना इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं, ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, इस अध्याय में हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ने ना भारतीय समाज को कई रूपों में प्रभावित किया है। ठीक है, यानी कि जिसका प्रभाव जो है भारतीय समाज में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बात करेंगे अब हम अंतर्देशीय उत्पादन के बारे में। देखिए, 20वीं शताब्दी के मध्य तक ना उत्पादन मुख्यतः जो है देश की सीमाओं में ही जो है सीमित था। ठीक है, 20वीं शताब्दी में देश की सीमाओं में ही सीमित था और इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। अच्छा, मैं अगर अंग्रेजों के शासन काल के बारे में बात करूं, उपनिवेश काल में, तो उपनिवेश काल में जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि उपनिवेश काल में जब अंग्रेजों का शासन था तो हमारे भारत से वो कच्चा माल अपने देश ले जाते थे। ठीक है, अपने देश ले जाते थे, खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और उससे जो वस्तुएं निर्यात करते थे, उससे जो वस्तुएं जो है तैयार करते थे उसका आयात हमारे देश में होता था। अब ये देखिए, ये क्या बात हुई भाई, कच्चे माल तो तुम हमारे देश से ले जा रहे हो, ठीक है, निर्मित वस्तुएं कर रहे हो और फिर से हमारे देश में वो विनिर्मित होके आ रही है, तो बेनिफिट कौन उठा रहा है? दूसरा देश उठा रहा है, ये चीज़ होती थी। तो व्यापार ही जो था ना दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था और ये जो है बड़ी कंपनियों, जिन्हें की मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के परिदृश्य से उभरने का पहला युग था। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मल्टीनेशनल कंपनी है क्या। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखता है। क्या करता है? जो एक से, इसीलिए इसका नाम मल्टी है ना, मल्टी मतलब एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखता है। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती है ना उन प्रदेशों में कार्यालय एस्टेब्लिश करती हैं, उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं, जहां उन्हें क्या मिले, जहां उन्हें सस्ता श्रम और अनेक संसाधन मिले। अच्छा, इस रेफरेंस में हमारा भारत बहुत धनी देश है, विभिन्न प्रकार की जो है मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो हमारे भारत में आकर्षित हो रही है। देखिए, उसका सबसे पहला कारण है कि हमारे यहाँ का श्रम जो है बहुत सस्ता है। ठीक है, और दूसरा कच्चे माल इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं हमारे देश में हमेशा से आकर्षित होती रही हैं। ठीक है, तो उत्पादन लागत में कमी करने और अधिक लाभ कमाने के लिए जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। अच्छा, हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। देखिए, औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिज़ाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे जो है चीन में निर्मित होते हैं। अब भाई देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है अनुसंधान केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने उत्पादों का डिज़ाइन तैयार हो रहा है, उसके पुर्जे कहाँ से आ रहे हैं? चीन में भी निर्मित हो रहे हैं, यानी कि चीन में बन रहे हैं। फिर इन्हें जहाज़ में लाद कर, देख लीजिए क्या क्या प्रोसीडिंग होती है, फिर इन्हें जहाज़ में लाद कर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है। अब देखिए क्या क्या प्रोसीडिंग हुई। पहले डिज़ाइन तैयार हुआ यूएसए में, ठीक है, पुर्जे कहाँ बन रहे हैं? चाइना में, ठीक है, और पुर्जे जुड़ कहाँ रहे हैं? मैक्सिको और यूरोप में, और जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। और इस बीच कंपनी का ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। प्रोसीडिंग क्या क्या हुई? अब देखिए, मल्टीनेशनल कंपनियां काम किस तरह करती हैं इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है कई तरीके से उत्पादन या फिर कह लीजिए कि उत्पाद पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। अब इनमें से मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। प्रोसीडिंग, कई जो हैं एमएनसीज यानी कि किसी स्थानीय कंपनी से साझा वेंचर करते हैं, यानी कि मैं अभी आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी कि फोर्ड जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारी कंपनी जो हमारे भारत की कंपनी है, इससे जॉइंट वेंचर के माध्यम से किस प्रकार किया। अभी हम मात्र एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, आगे हम बढ़ेंगे तब हम सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, कई जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ, एमएनसी बोलूँगी
आप समझ जाए मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। सबसे पहले प्रोसीडिंग की मैं बात करूं तो कई एमएनसी जो है, कई एमएनसी किसी स्थानीय कंपनी से साझा वेंचर करते हैं ताकि उनका काम शुरू हो सके और स्थानीय कंपनी को स्थानीय बाजार में व्यवसाय का माहौल के बारे में बेहतर पता करने की वजह से ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, इनको इससे मदद मिलती है। अब इसके अलावा स्थानीय कंपनी का व्यवसाय का ढांचा जो है पहले से ही जमा हुआ होता है, ठीक है। दूसरी चीज, जब बिजनेस जो है एक निश्चित अनुपात में बढ़ जाता है ना, तो ये जो एमएनसी है यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है, साझा समझौते को तोड़ देती है और फिर स्वतंत्र कंपनी की तरह काम करती है। अब इससे क्या होता है, इससे उसे अपने बिजनेस पर बेहतर नियंत्रण हासिल करने में मदद मिलती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपके जहन में क्वेश्चन आ रही होगी कि मैम तोड़ क्यों देते हैं। देखिए, हर कंपनी जो होती है ना, वो सोचती है कि हमारा जो है स्वतंत्र अधिकार रहे, सारे डिसीजन जो है हम खुद लोग। अब देखिए, दो लोगों का अधिकार है एक चीज़ पे, तो इन दोनों से पूछ के जो है इसका यूज़ करना होगा ना। तो जब इनका स्वामित्व जो है वहाँ इस्टेब्लिश हो जाती है अच्छी तरीके से, तो ये जो है तोड़ देती हैं, ठीक है, एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में काम करने लग जाती हैं और इससे जो है उसे अपने बिजनेस पर बेहतर नियंत्रण हासिल करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो कुछ एमएनसी जो हैं पहले दिन से ही स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कुछ एमएनसीज जो होती है ना, केवल स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करती हैं और वहीं कुछ जो है अन्य निर्यात के लिए उत्पादन करती हैं। ये चीज़ आपको समझना होगा। अच्छा, ये जो देखिए आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर्स बन जो रहे हैं, तो ये जो है बेंगलुरु में स्थित एक कॉल सेंटर है, ठीक है, तो जो पर्याप्त दूर संचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसज्जित है और ये जो है विदेशी ग्राहकों को सूचना और मदद उपलब्ध कराती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो क्या समझा हमने अभी मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में, कि यह एक ऐसा प्रोसेस होता है यानी कि उपक्रम होता है जो कि कम से कम दो देशों या राष्ट्रों में उत्पादन की स्थापना का प्रबंधन करता है, यानी कि सेवाएं उपलब्ध करता है, ठीक है। तो कई बहुत बड़ी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट तो कई देशों की सालाना आर्थिक बजट से भी ज़्यादा होती है गाइज, ये आपको समझना होगा। और इन कंपनियों का ना स्थानीय अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है शक्तिशाली प्रभाव होता है और ये कंपनियां जो होती है ना, विश्वव्यापीकरण में जो है अहम भूमिका निभाती हैं। अच्छा, अब इस उदाहरण में जो है मल्टीनेशनल कंपनी जो है केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि जो है अधिक महत्वपूर्ण ये है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। इसका परिणाम क्या होगा, उत्पादन की प्रक्रिया जो है वो क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है, ठीक है। तो ये जो उत्पादन की प्रक्रिया है ना, छोटे छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। अब ऊपर दिया गया जो हमने उदाहरण देखा, देखिए चीन में एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान कर रहा है। अच्छा, हम अपने भारत में गए, अरे भाई ये तो चाइना माल है, ये तो सस्ता है, अरे ये चाइना माल है, क्योंकि चीन का ना विनिर्माण जो है वो सस्ता है, एज यूजुअल बात है, सस्ता है, ठीक है। तो चीन जो है एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाजारों में अपनी निकटता के कारण लाभप्रद हैं, क्योंकि ये जो है यूएसए से बहुत निकट हैं, ठीक है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ, हमारे भारत में वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड इंजीनियर हैं, ठीक है। और भारत में जो कार्य ना करके वो बहुत सारे इंजीनियर ऐसे हैं जो फॉरेन चले जाते हैं, उनको अच्छा पैकेज मिलता है, क्योंकि, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे भारत में मतलब कुशलता की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इस चीज़ की कमी की होने के कारण ना लोग फॉरेन चले जाते हैं, उनको अच्छा पैकेज मिलता है। तो इंजीनियर उपलब्ध हैं हमारे देश में जो उत्पादन की तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं, यानी कि टेक्निकल जो उसके प्रोसीडिंग्स हैं वो समझ सकते हैं। और यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होगा, कम्युनिकेशन अच्छा स्किल रहेगा तो सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। और ये सभी चीज़ें जो होती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत जो है वो कर सकती है। अतः वास्तव में सीमाओं के पार जो है बहुराष्ट्रीय उत्पादन जो है प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड लाभ होता है मल्टीनेशनल कंपनीज को, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना,
किस प्रकार जो है उत्पादन एक दूसरे से जुड़ती है। देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ये जो एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो। क्या बताया मैंने, ऐसी जगह पे इस्टेब्लिश होती हैं जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो, जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित हो। साथ ही ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं जो उनके हितों की देखभाल करती है। आप बाद में जो है इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन हम आज सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार वर्किंग होती हैं ये। अब देखिए इन परिस्थितियों को सुनियोजित करने के बाद जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती हैं। यानी कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वे पहले कार्यालय स्टैब्लिश करती हैं, कारखानों को स्टैब्लिश करती हैं। परिसंपत्तियों, जैसे कि परिसंपत्तियों में सिर्फ संपत्ति नहीं आती है गाइस, पहली बात ये सुन लीजिए आप, ठीक है। परिसंपत्तियों में भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरण, ये सब खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसमें की इन्वेस्टमेंट मल्टीनेशनल कंपनियां। फिर क्या होता है ये देख लीजिए, फिर जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। अब भाई आप ये देखो कि अमेरिका की एक कंपनी हमारे भारत आई, वो कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहती है, ठीक है, तो अब सारी चीज़ों पे जो इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो तो अपना डॉलर में भुगतान करेगी ना, तो विदेशी निवेश करेगी हमारे देश में, है ना। तो कोई भी निवेश जो है इस आशा से किया जाता है कि ये जो है परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। कभी कभी ना क्या होता है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं इन देशों की स्थानीय कंपनी, अच्छा मैं स्थानीय कंपनी बोल रही हूँ, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी तो जो है दूसरे देश से आई है हमारे देश में इस्टेब्लिश कर रही है, स्थानीय कंपनियां जो हमारे देश की खुद की कंपनियां हैं, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में जो है आपको डिटेलिंग में बताऊंगी, लेकिन अभी आप मात्र इतना समझ के बैठिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो कभी कभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। अभी हम उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। तो संयुक्त उत्पादन से जो है स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, एक तो उसकी कंपनी पहले से ही स्टेब्लिश है, जैसे कि भारत में मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की बात करूं तो कंपनी तो पहले से स्टेब्लिश है, ठीक है, लाभ कमा रही है वो। अब इसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया, मान लीजिए फोर्ड फिगो से इसने जॉइंट वेंचर कर लिया, तो जो स्थानीय कंपनी है उसको तो दोहरा लाभ होगा ना, एक तो पहले से स्टेब्लिश है उसका लाभ हो ही रहा है और दूसरी कंपनी से जो लाभ मिल रहा है वो हो ही रहा है, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं। अब जैसे देखिए तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी जो है अपने साथ लाती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज। आप सभी को पता है कि विकसित देशों के पास बहुत पैसा है, अपारमान पैसा है, और पैसे के साथ साथ ना उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी विकसित है कि मैं क्या बताऊं। हमारा भारत तो विकासशील देश है, अभी उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित हुई नहीं है। तो जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां इस्टेब्लिश हो रही हैं वो उत्पादन के लिए नई टेक्नोलॉजी जो है अपने साथ लेके आती हैं, और इससे गाइस आप विश्वास नहीं मानोगे बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि बहुत सारी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता जो होता है स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है, ठीक है, यानी कि फैलाना है। तो अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं यह आसानी से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए समझने का प्रयास करते हैं, एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं कारगिल फूड्स ने, ध्यान रखेंगे कंपनी का नाम है कारगिल फूड्स, ठीक है, कारगिल फूड्स ने परख फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया। तो परख फूड्स ने जो है भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तैयार किया था, विपणन यानी कि एक बड़ा मार्केट तैयार किया था, ठीक है, जहां उसके ब्रांड जो है काफ़ी प्रसिद्ध थे। अब देखिए कहाँ कैसे कैसे फ़ायदा होता है ये देख लीजिएगा। कारगिल फूड्स बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, कंपनी है कहाँ की, अमेरिका की, उसने भारतीय कंपनी परख फूड को खरीदा। परख फूड जो पहले से भारत में इस्टेब्लिश है उसने अपना बहुत बड़ा मार्केट तैयार किया था, उसके ब्रांड जो है काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो परख फूड के जो है 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है, क्योंकि उसने उसे परचेस कर लिया, खरीद लिया ना। और अब कारगिल जो है 50 लाख
पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता से जो है भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। देखिए वास्तव में ना देखिए कई शीर्षस्थ जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक होती है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें। एज यूजुअल बात है कि जब जाहिर सी बात है कि हमारे भारत तो विकासशील देश है, ठीक है, और हमारे पास उतना ज़्यादा बजट देखिए इन कंपैरिजन टू विकसित देश बहुत कम होता है, ठीक है। और ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है ना अपार संपदा वाली होती हैं, शक्तियां भी होती है, नई नई टेक्नोलॉजीज भी होती है इनके पास, ठीक है, अपना उद्योग व्यापार फैलाने के लिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती हैं छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते चप्पल, खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में जो है बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा जो है उत्पादन किया जाता है और फिर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है इन उत्पादों को आपूर्ति की जाती है और फिर इन्हें जो है अपने ब्रांड का नाम से जो है ग्राहकों को बेचती है। क्या किया मल्टीनेशनल कंपनी ने? छोटे उत्पादकों से चीज़ें बनवाई, खरीदी, ठीक है, और फिर इसे अपने ब्रांड का नाम दे दिया और फिर ग्राहकों को बेची तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाए। अब आप देखिए आप जो है अगर पहनना पसंद करोगे तो आप बोलते हो मैं ब्लैकबेरी का पैंट पहनूंगा, मैं लेवाइस का पैंट पहनूंगा। तो क्या है ये ब्रांडिंग होती है गाइस। आपको ये समझना होगा कि ये जो है होती है ना ये कंपनियों की ब्रांडिंग होती है। एक्चुअल में ये कंपनियां बनाती नहीं, ये छोटे उत्पादकों से उत्पादन होता है इसका और मल्टीनेशनल कंपनी जो है इन उत्पादों की जो है आपूर्ति की जाती है और इन्हें अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती हैं। और इन बड़ी कंपनियों में ना दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति, श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं कई तरीके से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों में ना स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। अब देखिए स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा जो है ना आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों को इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों के निकट जो है प्रतिस्पर्धा करके यानी कि कंपटीशन करके उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दूर दूर स्थानों पर उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहे हैं, यानी कि जहां पे पहुंच नहीं है वहां भी पहुंचा रही हैं ये अपने सामान और दूर दूर स्थानों पे फैला रही हैं उत्पादन, ठीक है, ये एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों पर विचार करते हैं, पहले हम इसे देखते हैं फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। एक अमेरिकी कंपनी है फोर्ड मोटर्स, विश्व के 26 देशों में इसके प्रसार, विश्व की सबसे बड़ी मोटर निर्माता जो है मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स जो है 1995 में भारत आया और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए के निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। ये संयंत्र जो है भारत में जीपों और ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स जो है भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील, यूएसए किया गया। तो कंपनी जो है विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास पुर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। क्वेश्चन क्या क्रिएट हो रहा है अब ये देखिए क्या आप मानते हैं कि फोर्ड मोटर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बिल्कुल बहुराष्ट्रीय कंपनी है, 26 देशों में प्रसार है भाई इसका। अब 2 से ज़्यादा भी देशों में अगर वो उसका प्रसार होगा तो मल्टीनेशनल कंपनी के अंतर्गत आ जाती है। इसका तो भाई 26 देशों में प्रसार है ना, इसलिए इसे हम मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे। विदेशी निवेश क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि विदेशी निवेश क्या है, दूसरे देश की कंपनियां जो है आई भारत देश में, ठीक है, उसने अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की, ठीक है, कंपनी के लिए जो है भूमि खरीदी, पूंजी लगाए उसमें और इसमें जो है निवेश किया। तो ये जो विदेशी कंपनियां हैं हमारे देश में निवेश कर रही हैं उसी को कहते हैं विदेशी निवेश।
तो फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया था? तो देखिए, आप सभी को पता हो चल रहा होगा कि 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 17,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी प्रकार और भी क्वेश्चन है, ये आप लगा लेंगे क्योंकि इसी में सारे आंसर जो है वो छिपे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं समाप्त कर रही हूँ मैं इस वीडियो को, और जो है विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण जो है अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो गाइस तो ज़रूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और गाइस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।